आदित्य जी, जब पार्टी में विभाजन होता है, जैसे कि आपके पार्टी में विभाजन हुआ, आदमी जब अलग थलग पड़ने लगता है तो परिवार जो है उसके साथ पूरा साथ में आता है। जैसे हम एनसीपी में भी देख रहे हैं, शरद पवार के साथ पूरा परिवार है, या आरजेडी में हम देखें, या लेकिन आपके अगर परिवार की बात करें तो अगर राज ठाकरे की बात कर लें या दूसरे लोगों की बात कर लें, सब लोग दूर हैं, आप लोग अकेले ही लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या इसके पीछे वजह है, कैसे देखते हैं इसको? ऐसे देखा जाए तो एक अकेला सब पे भारी उद्धव बाला साहब ठाकरे पूरी भाजपा और एनडीए को मजबूर कर रहे हैं कि यहाँ सबसे ज्यादा रैलीज महाराष्ट्र में ले, रोड शो करवा रहे हैं। लेकिन दूसरी बात अगर आप देखें तो हम जिसको परिवार मानते हैं, परिवार क्या होता है? जो सबसे कठिन काल में, जटिल समय में आपके साथ रहे। यही परिवार हमारे साथ पिछले 20-25 साल जो रहा है शिव सैनिकों का, वो तो साथ ही में है। उसी के साथ जो कांग्रेस हमारे साथ रही है, राष्ट्रवादी कांग्रेस हमारे साथ रही है सबसे कठिन काल में, वो भी हम परिवार मानते हैं। देश के हर एक नागरिक को मानते हैं जो आज सत्य के लिए लड़ रहा है, तो पूरा परिवार हमारे साथ है। आज इसके अलावा अरविंद केजरीवाल जब जमानत पर बाहर आए, अंतरिम जमानत पर बाहर आए, तब उन्होंने एक बड़ी बात कही कि अब देश के कई बड़े नेता जो है विपक्ष के, उनको जेल में डाला जा सकता है। और उन्होंने उद्धव जी का भी जिक्र है कि वो संभावना है कि शायद उन्हें भी जेल में डाला जा सकता है। क्या आप लोग के मन में भी इस तरह का डर है क्या? और क्या आप लोग मेंटली तैयार है अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो? नहीं, डर नहीं है। डर होता तो हम भाजपा में होते। लेकिन एक बात सही है कि भाजपा अपने देश को पाकिस्तान जैसे बनाना चाहती है। कोई आरोप लगाए जेल में डाल दिया, आरोप लगाया जेल में डाल दिया। आज आप देखिए, संजय राउत जी हो, संजय सिंह जी हो, अनिल देशमुख जी हो, काफी सारे ऐसे नेता हो जो 2-3 महीने जेल में जाके आ गए हैं। कोर्ट की अगर बेल की ऑर्डर देखें तो बहुत सारे स्ट्रिक्चर्स ईडी, आईटी, सीबीआई पे लगे हुए जो एजेंसीज इनके एनडीए के पार्टनर्स हैं। केजरीवाल साहब की जो बेल थी अनप्रेसिडेंटेड थी, लेकिन अगर आपने देखा होगा तो उनको भी ऐसे ही किसी ने आरोप लगाया और अंदर कर दिया था। ये विपक्ष को अंदर करने की जो बात है, चाइना से सीखे, पाकिस्तान से सीखे, पता नहीं, लेकिन भाजपा की यही मेंटालिटी है। और मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि अभी तक सिर्फ राजनेताओं को हैरान किया और बहुत कम पत्रकारों को हैरान किया। अगर गलती से भाजपा फिर एक बार बहुमत की सरकार बनाए और हमारे सर पर बैठ जाए तो राजनेता नहीं, पत्रकार नहीं, आम इंसान को भी ऐसे ही तकलीफ देगा। हर एक घर में सीसीटीवी लगाएगा। क्योंकि जो आप बयानबाजी सुनते हो, मटन मांस मच्छी, ये पहनो वो पहनो, इस रंग का कपड़ा पहनो, उस रंग का कपड़ा मत पहनो, आप कौन होते हो सरकार के तौर पे कि आप हमें बताएं क्या खाए क्या ना खाए, कहां जाए कहां ना जाए, क्या पहने क्या नहीं पहने। तो यही जो मेंटालिटी है भाजपा की, डोमिनेशन की, वो मेंटालिटी इस देश के लिए हानिकारक है। एमएनएस जो साथ में गई है एनडीए के, इस चुनाव में समर्थन कर रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, एमएनएस पे मैं कभी भी उनके नेताओं पे नहीं बात करता, क्योंकि एक रिश्ता है तो डिसेंसी रखता हूं। लेकिन ऐसे पिछले 4 लोकसभाओं में भी उन्होंने बहुत सारे अलग अलग गठबंधन को सपोर्ट किया था। मैं यही पूछना चाहता हूं आज एमएनएस के जो कार्यकर्ता है उनसे, जो कैडर है उनसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने बिन शर्त पाठिंबा, अनकंडीशनल सपोर्ट दिया है भाजपा को। क्या आप उसी भाजपा को सपोर्ट करना चाहते हो जिन्होंने सारे जो यहां के उद्योग है, जो रोजगार है, भूमिपुत्रों की नौकरियां हैं, गुजरात भेज दी? और भाजपा को भी पूछना चाहता हूं कि आप इसी एमएनएस से सपोर्ट लेना चाहते हो जिन्होंने उत्तर भारतीयों को पीटा है? क्या आप इसी एमएनएस से सपोर्ट लेना चाहते हो जिन्होंने जैन देरेसर के बारे में चिकन और मटन दिखाया है? जैसे मैंने कहा, कौन क्या खाए क्या नहीं खाए, कोई भी धर्म जात कोई भी किसी को दूसरे को नहीं कह सकती, ना सरकार बता सकती। लेकिन ऐसे जो प्रोटेस्ट का तरीका है, मुझे लगता है लोधा साहब ने भी 19 में उनके खिलाफ बोला था कि यही एमएनएस है जिन्होंने देरासर के बाद चिकन टंगी थी। तो आज भूल गए? इतना धर्म का बड़ा अपमान भूल गए? उत्तर भारत जहां से भाजपा को ज्यादा सीट अपेक्षित थी, आज तो नहीं आ रहे। यूपी में भी 50 के आगे नहीं जाएंगे। बिहार में तेजस्वी जी 15 सीट 20 सीट लेके दिल्ली जाएंगे। लेकिन क्या आपके सर में इतनी हवा या पावर गई है कि किसी के साथ भी गठबंधन कर लो, भले उन्होंने उत्तर भारतीय को पीटा हो, और ऐसे लगता है कि उत्तर भारतीय आपको सर पे बिठा देंगे? क्या लगता है बीजेपी क्यों एमएनएस के नजदीक जा रही है? नहीं, देखिए, एक ही बात है कि उनको शिवसेना फोड़ी, कुछ मिला नहीं, कुछ हासिल नहीं हुआ। राष्ट्रवादी फोड़ी, हासिल नहीं हुआ। पवार फोड़े, हासिल नहीं हुआ। ठाकरे की भी जरूरत हुई लेकिन हासिल नहीं हुआ। उन्होंने ओरिजिनल पवार और ओरिजिनल ठाकरे नहीं लिए। क्या कभी आप लोगों का वापसी दोस्ती जो है वो वापसी हो सकती है क्या फिर से बीजेपी? देखो, अगर भाजपा के जो मन की बात है
संविधान को धोखा और लोकतंत्र को धोखा, अगर वो छोड़ दे तो वो इंडिया आघाड़ी में आ सकती है, ऐसे मुझे लगता है। नेताओं से पूछना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने विंडो तो ओपन किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगर कभी कोई तकलीफ होगा ठाकरे परिवार पर तो मैं पहला शख्स होऊंगा जो उनकी मदद के लिए आगे आऊंगा। देखिए, उम्र से वो काफी सीनियर है, पद से भी काफी सीनियर है, तो पर्सनली मैं बयान सही है नहीं है इसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन बात यही है कि इतने प्यार होते हुए भी हमारे सबसे कठिन काल में क्यों हमारी पार्टी फोड़ी, क्यों हमें फिनिश ऑफ करने की कोशिश की। यश तो नहीं मिला लेकिन क्यों कोशिश की, महाराष्ट्र को क्यों दगा दिया। और अभी यही बात है कि एक बार कहते हो नकली सेना है, कभी कहते हो राष्ट्रवादी नकली है, कभी पवार साहब को भटकती आत्मा कह देते हो, कभी उद्धव साहब को नकली संतान कहते हो। यानी जिस व्यक्ति ने, जिस वंदनीय हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे ने आपको सपोर्ट किया था, उसी की बेटे को पद छीनते हो, पार्टी फोड़ते हो, नकली संतान कहते हो। ये मेरे दादा और दादी का अपमान है। ये बात बहुत दिल पे लगी हुई है। तो संभावनाएं कोई नहीं है बीजेपी से वापस? जब तक भाजपा को संविधान खत्म करना है, लोकतंत्र को खत्म करना है, तब तक हो ही नहीं सकता।